दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आए हैं जिसके अंदर हम 3 कहानियां देखेंगे और इन कहानियों में जो जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स है उसे देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग बहुत ही चालाकी से अपना बदला लेते हैं और कुछ लोगों में ऐसी गलत फहमियां हो जाती है जिससे कि उनकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई मूवी की कहानी को देखेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही थ्रिल से भरी हुई मूवीज को देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है विलास नाम के एक लड़के से, जो अपने ब्रोकर के साथ अपने लिए एक मकान ढूंढ रहा होता है। विलास अब तक काफी सारे मकान देख चुका था, लेकिन उसे कोई भी मकान पसंद नहीं आ रहा था और ऊपर से वो मकान उसके ऑफिस से बहुत दूर भी थे। विलास अपने ऑफिस के आसपास ही मकान चाहता था। अब इसी बातों के दौरान विलास अपने ब्रोकर से पूछता है कि मैंने सुना है कि यहाँ आसपास मायानगर नाम का एक एरिया है, क्या हमें वहाँ पर कोई मकान नहीं मिल सकता? ब्रोकर कहता है, सर वहाँ पर एक अच्छा खासा मकान तो है, लेकिन उसका रेट बहुत ही ज्यादा हाई है। विलास कहता है कि अरे रामू जी, आप पैसों की चिंता छोड़िए, मुझे बस वो मकान दिखाइए। इसलिए वो ब्रोकर विलास को मायानगर नाम के एक चौल में ले जाने लगता है। उसके बाद हम इस चौल को देखते हैं। उस चौल में लीला नाम की एक बहुत ही खूबसूरत औरत रहती है और उस चौल के सभी मर्द उस पर बहुत ही ज्यादा फिदा होते हैं। खैर, अब उसके बाद हमें फ्लोरी नाम की एक औरत को दिखाया जाता है और वो ब्रोकर विलास को उसी फ्लोरी के पास लेकर आता है, क्योंकि फ्लोरी ही अपना मकान बेचना चाहती है। घर के अंदर आने के बाद विलास को यह घर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो ब्रोकर विलास को कुछ बातें बताने लगता है कि सर, दरअसल में ये मकान बहुत ही दिनों से बिक्री पर लगा हुआ है, लेकिन कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि फ्लोरी मैडम इस मकान को 60 लाख रुपए में बेचना चाहती है। अब ये रकम सुनने के बाद विलास के भी होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि इस मकान की कीमत तो 20 लाख रुपए होनी चाहिए। ब्रोकर कहता है कि अरे वही तो सर, पता नहीं इस औरत के सर पर कौन सा भूत सवार है जो इस मकान को इतनी भारी कीमत में बेचना चाहती है। खैर, अब सुबह जब फ्लोरी इन दोनों के पास आती है तो विलास थोड़ी प्राइस कम करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर फ्लोरी ने ये बात ऑलरेडी उस ब्रोकर को बता दी थी कि चाहे जो भी हो जाए वो इस मकान को 80 लाख से नीचे नहीं बेचेगी। अब उसके बाद विलास उस घर को घूमकर थोड़ा देखता है तो उसे पता चलता है कि बेडरूम में फ्लोरिंग का काम थोड़ा बाकी है। अब ये सब कुछ देखने के बाद विलास कहता है कि ठीक है मैडम, मैं आपको बाद में इन्फॉर्म कर दूंगा। अब उसके बाद विलास और ब्रोकर उस घर से बाहर आते हैं। यहाँ पर विलास सोच रहा था कि इस घर को खरीदूं या ना खरीदूं। अगर खरीद लिया तो ऑफिस मुझे पास में ही पड़ेगा। सो फाइनली विलास इस घर को खरीदने का डिसाइड कर लेता है और घर के पेपर्स मंगाकर सिग्नेचर कर देता है और उसी तरह फ्लोरी को 80 लाख रुपए का चेक भी दे देता है। और दोस्तों, तब जाकर फ्लोरी मैडम विलास के लिए कॉफी लेकर आती है और तब तक वहां से ब्रोकर उस घर से जा चुका था। अब यहाँ पर बातों ही बातों में विलास फ्लोरी को उसके बारे में पूछने लगता है, तो यहाँ पर फ्लोरी अपने बेटे के बारे में बताने लगती है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्लोरी के बेटे को बचपन में ही चोरी करने की आदत लग गई थी। वो कभी आज इस घर में चोरी तो कल कभी दूसरे घर में चोरी। अब इसी तरह से सारे लोग परेशान होकर फ्लोरी के पास आकर उसके बेटे की शिकायत करते थे, लेकिन यहाँ पर फ्लोरी अपने ही बेटे की तरफदारी करती थी। मतलब कि अपने बेटे को मारने पीटने की बजाय वो उसे कुछ भी नहीं कहती थी और ना ही अपने पति को उसे कुछ कहने देती थी। अब इसी दरमियान जब फ्लोरी का बेटा थोड़ा बड़ा होता है तो वो स्कूल में एक बहुत बड़ा कांड कर देता है। फ्लोरी का बेटा अब चौल के लोगों से चैरिटी के नाम पर पैसे हड़प लिया करता है। अब यहाँ पर कुछ साल गुजर जाते हैं और हम उस चौल में सुहाना नाम की एक लड़की की शादी होते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर टीवी पर न्यूज चलती है कि 3 लड़कों ने किसी ज्वेलरी शॉप में घुसकर 2 करोड़ रुपए के डायमंड चुरा लिए। लेकिन यहाँ पर फायरिंग के दौरान एक लड़का मारा गया, दूसरे लड़के को गोली लगी और तीसरे लड़के की तलाश अभी तक जारी है। और हम देखते हैं कि उसी वक्त फ्लोरी का बेटा जख्मी हालत में अपने घर पर आता है। फ्लोरी के बेटे को उसके पेट में गोली लगी थी। मतलब कि उस डायमंड की चोरी में उन 2 लड़कों के साथ फ्लोरी का बेटा भी मौजूद था और वो 2 करोड़ के डायमंड फ्लोरी के बेटे के पास ही थे। वो उन डायमंड्स को फ्लोरी को देता है और यहाँ पर पुलिस अपने बेटे को ना पकड़े इसीलिए फ्लोरी उन डायमंड्स को चीनी के डिब्बे में मिला देती है। लेकिन इसी बीच उस तीसरे लड़के को पुलिस पकड़ लेती है
और वो तीसरा लड़का फ्लोरी का एड्रेस बता देता है। उसके बाद पुलिस फटाफट से फ्लोरी के घर पर आती है और उसके बेटे को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर सुबह होने के बाद फ्लोरी और उसके हस्बैंड को ये बात पता चलती है कि ट्रीटमेंट के दौरान उसके बेटे की मौत हो गई। और दोस्तों उसके एक हफ्ते के बाद हार्ट अटैक की वजह से फ्लोरी के हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है। और इसी तरह से बेचारी फ्लोरी अब अकेले ही रहती है। यहाँ पर विलास फ्लोरी से पूछता है कि फिर आपने उन डायमंड्स का क्या किया, क्या उन्हें बेच दिया? और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। फ्लोरी कहती है कि अरे नहीं रे, ऐसे ही रख दिया मैंने उसे। मतलब कि दोस्तों उन डायमंड्स को बेचा नहीं, बल्कि उसने इतने सालों तक उसी चीनी के डब्बे में रखा है। विलास पूछता है कि आपने क्यों नहीं बेचा फिर उसे? फ्लोरी कहती है कि मैं वेट कर रही थी तुम्हारा। मुझे पता था कि वो तीसरा लड़का कभी ना कभी मेरे पास जरूर आएगा उन डायमंड्स को हासिल करने के लिए, और इसलिए मैंने जानबूझकर अपने मकान की कीमत 80 लाख रुपए रखी। भला इतने छोटे से मकान को 80 लाख रुपए में कौन खरीदेगा? वही बंदा खरीदेगा जो इस डायमंड के बारे में जानता हो, यानी कि वो तीसरे लड़के तुम हो जिसे पुलिस ने पकड़ा था, और तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मारा गया। अब दोस्तों इन बातों को सुनकर विलास थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसके तो पसीने छूटने लगते हैं और वो हाँफने लगता है। विलास फ्लोरी से कहता है कि तुम वो डायमंड मुझे दे दो, वरना तुम नहीं बच पाओगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फ्लोरी उसे कहती है कि पहले तुम खुद को बचा लो, इस घर से बाहर तो निकल कर दिखाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे कॉफी के अंदर स्लो पॉइजन मिला दिया था, जिससे कि धीरे धीरे तुम्हारी जान निकल जाएगी। और दोस्तों हम देखते हैं कि फाइनली उस कॉफी पीने के बाद विलास की वहीं पर मौत हो जाती है। और यहाँ पर यह पहली कहानी एंड होती है। अब दोस्तों हम दूसरी कहानी देखते हैं। दूसरी कहानी उसी चौल में रहने वाली वर्षा नाम की एक शादीशुदा औरत की है। वर्षा के हस्बैंड का नाम होता है राजेश और उन दोनों का एक छोटा सा बच्चा भी होता है। लेकिन यहाँ पर राजेश बहुत ही ज्यादा पियक्कड़ होता है और बात बात पर वर्षा को मारता है, पीटता है। अपने दोस्तों को घर पर बुलाकर दारू वगैरह पीते रहता है। बेचारी वर्षा कुछ छोटा मोटा काम करके पैसे जमा करती है, लेकिन उसका जालिम पति वो भी पैसे उससे हड़प लेता है और उन पैसों से दारू पीता है। इसी तरह से वर्षा की जिंदगी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी से चल रही थी। और हम देखते हैं कि उसी चौल में सुहाना नाम की एक लड़की होती है, जो कि वर्षा की बहुत अच्छी दोस्त होती है। सुहाना वर्षा से कहती है कि तुम अपने पति से छुटकारा क्यों नहीं पा लेती? वर्षा कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए यहाँ पर हूँ। अब दोस्तों सुहाना के बारे में बात करें तो सुहाना का हस्बैंड फिलहाल दुबई में है। यहाँ पर बातों ही बातों में सुहाना वर्षा को अपना ड्रेस दिखाती है और उस ड्रेस पर उसके हस्बैंड ने खुद एम्ब्रॉयडरी का काम किया था। अब ये ड्रेस देखने के बाद वर्षा को अपना फ्लैशबैक याद आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि दरअसल दोस्तों शादी होने से पहले वर्षा और शंकर नाम का एक लड़का एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शंकर भी किसी कपड़ों की मिल में काम करता था। अब एक दिन वर्षा अपने प्यार की बात अपने पिता को बताती है, लेकिन उसके पिता को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि वर्षा ने ग्रेजुएट किया था और शंकर सिर्फ 12वीं पास था। अब उसके अगले दिन वर्षा यही बात शंकर को आकर बताती है कि मेरे पिता हमारी शादी के लिए इनकार कर रहे हैं। फिर शंकर कहता है कि हम दोनों भाग चलते हैं, लेकिन वर्षा इस बात के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो अपनी माता पिता की इकलौती बेटी है और वो अपने घर वालों से बहुत प्यार भी करती है, इसलिए वो उन्हें ऐसा धोखा नहीं दे सकती। तो यहाँ पर शंकर कहता है कि वर्षा, क्या तुम मुझे 1 साल का वक्त दे सकती हो, क्योंकि 1 साल के बाद मैं मैनेजर बन जाऊंगा, तब तो तुम्हारे पिताजी हमारे शादी के लिए मान ही जाएंगे। आज से ठीक 1 साल के बाद हम दोनों की दोबारा से मुलाकात होगी कोहिनूर ब्रिज पर। अगर किसी तरह से तुम यहाँ पर नहीं आई तो मैं समझ लूंगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगा। हाँ, मुझे पता है कि हम दोनों को एक दूसरे से 1 साल तक दूर रहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे फ्यूचर के लिए हमें ये करना ही होगा। अब इसी तरह से वर्षा और शंकर ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हम 1 साल के बाद इसी ब्रिज पर मिलेंगे। खैर, अब दोस्तों 1 साल गुजर जाता है, लेकिन शंकर वर्षा के पास नहीं आता, जिसकी वजह से वर्षा के माँ बाप राजेश नाम के लड़के से उसकी शादी करवा देते हैं। खैर, अब हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं और सुहाना वर्षा को अपने घर पर दावत के लिए बुलाती है, क्योंकि कल सुहाना का हस्बैंड आने वाला था। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि सुहाना का हस्बैंड उसके घर पर आ जाता है
और दोस्तों उसका हस्बैंड और कोई नहीं बल्कि शंकर ही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शंकर और वर्षा एक दूसरे को देखकर शॉक में रह जाते हैं। अब इसी बातों के दरमियान राजेश वर्षा को बहुत ही ज्यादा नीचा दिखाकर बात करता है। मतलब कि यहाँ पर राजेश का जो बात करने का तरीका है वर्षा के साथ वो बिल्कुल भी अजीब है। अब यहाँ पर सुहाना दावत का खाना लाने के लिए पड़ोस वाले घर पर जाती है और राजेश भी बैठे बैठे बोर हो रहा था, इसीलिए वो अपने घर पर चला जाता है दारू पीने के लिए। अब शंकर को अकेला देखकर वर्षा उसे कहने लगती है कि उस दिन मैं घंटों तक तुम्हारा इंतजार कोहिनूर ब्रिज पर करती रही, लेकिन तुम नहीं आए। अब देखो मेरी जिंदगी कैसी बर्बाद हो चुकी है। शंकर कहता है कि कोहिनूर ब्रिज नहीं, कोहिनूर मिल्स। मैंने कोहिनूर मिल्स कहा था। दरअसल दोस्तों उस दिन ट्रेन की आवाज की वजह से वर्षा को शंकर की बात सीधी तरह से सुना ही नहीं दी थी और ऊपर से ये दोनों कोहिनूर ब्रिज के पास ही खड़े थे, इसीलिए वर्षा यही समझ बैठी कि 1 साल के बाद इनको यहीं पर मिलना है। लेकिन वहां पर शंकर नहीं आता। वो शंकर को कॉल करने लगती है लेकिन फिर रुक जाती है। मतलब कि बैलेंस बचाने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर लेती है। और यहाँ हम देखते हैं कि दूसरी तरफ शंकर कोहिनूर मिल्स के पास उसका इंतजार कर रहा था। और दूसरी कहानी यहीं पर एंड होती है। मतलब कि पहली और दूसरी कहानी यहाँ पर पूरी तरीके से एंड नहीं होती, हम लास्ट में देखेंगे कि क्या होता है। अब हम तीसरी कहानी सुनते हैं। दोस्तों तीसरी कहानी होती है उसी चौल में रहने वाले सोहेल और मालिनी की। ये दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और सोहेल के फादर का नाम होता है रिजवान और उसी चौल में रिजवान की एक छोटी सी दुकान होती है और सोहेल उस दुकान को संभालता है। यहाँ पर मालिनी के बारे में बात करें तो मालिनी के पिताजी इस दुनिया से जा चुके हैं, यानी कि मालिनी के घर पर उसकी माँ और वो ये दोनों ही रहते हैं। अब दोस्तों सोहेल और मालिनी इन दोनों के मजहब अलग थे और इसीलिए अब ये दोनों डरने लगते हैं कि इनके घर वाले उनकी शादी के लिए कैसे मानेंगे। अब हम देखते हैं कि एक रात उस चौल में कुछ फंक्शन चल रहा होता है और इस फंक्शन में सोहेल और मालिनी एक दूसरे के साथ खूब डांस करने लगते हैं। अब ये सब कुछ हरकत मालिनी की माँ ऑब्जर्व करती है और मालिनी को अपने घर के अंदर बुला लेती है और मालिनी से कहती है कि मैं तुम्हारा बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम ये मत समझो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे जीते जी तुम ये नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर मालिनी भी कहती है कि माँ मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सोहेल से, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। अब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम ये जिद छोड़ दो, तुम जानती हो ना सोहेल की शादी पहले से ही तय हो चुकी है और उसके अब्बू तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मालिनी कहती है कि माँ तुमको हमारे रिश्ते से क्या प्रॉब्लम है, तुमने भी तो पापा से लव मैरिज की थी, तो तुम मुझे क्यों रोक रही हो। अब यहाँ पर मालिनी की माँ चुप हो जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मान रही थी। खैर अब उसके अगले सुबह हम देखते हैं सोहेल और मालिनी अपने घर से भाग जाते हैं। मालिनी अपनी माँ के लिए एक लेटर छोड़ती है और मालिनी की माँ वो लेटर वर्षा को दिखाती है कि मेरी बेटी सोहेल के साथ भाग गई। अब यही बात कंफर्म करने के लिए वर्षा सोहेल के घर पर जाती है और उसकी माँ से सोहेल के बारे में पूछने लगती है कि सोहेल कहाँ पर है। सोहेल की माँ कहती है कि वो तो मुझे सुबह से कहीं पर दिखाई नहीं दिया, आखिरकार बात क्या है। तब जाके वर्षा असली बात सोहेल की माँ को बताती है। अब उसके बाद वर्षा सोहेल की माँ को और मालिनी की माँ को एक साथ बिठाकर पूछने लगती है कि अब हम आगे क्या करें, क्या पुलिस में कंप्लेंट करें। मालिनी की माँ इस बात को मना कर देती है क्योंकि ये लड़की का मामला है। लेकिन वर्षा उसी चौल में रहने वाले गणपत नाम के एक पुलिस ऑफिसर से मदद मांगती है। अब गणपत सोहेल के फ्रेंड को पुलिस स्टेशन में बुलाकर उनको मारपीट करके उन दोनों से पूछता है। लेकिन इस बार उनके दोस्तों को भी उन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि ये दोनों घर से भागने वाले हैं। यहाँ दूसरी तरफ सोहेल और मालिनी रजिस्टर ऑफिस आते हैं शादी करने के लिए, लेकिन ये ऑफिसर उन दोनों को कहता है कि 1 महीने बाद आना होगा और वो ऑफिसर उन दोनों से बदतमीजी से बात करता है। खैर अब इन दोनों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये दोनों मुंबई से बहुत दूर स्टे करने के लिए चले जाते हैं। अब इस तरफ सोहेल के पिताजी रिजवान को भी इन दोनों के बारे में पता चल जाता है और उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। खैर अब दूसरे दिन सोहेल अपने फ्रेंड को कॉल करता है और अपने और मालिनी के घर का हाल चाल पूछता है। सोहेल का दोस्त उसे बताता है कि तुम दोनों को पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन दोस्तों दरअसल उस फ्रेंड के पास में ही पुलिस बैठी थी और अब पुलिस को सोहेल के होटल का एड्रेस मिल जाता है। उसके बाद फौरन पुलिस वाले और रिजवान वहां पर जाकर उन दोनों को अपने घर पर वापस लेकर आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट।
दोस्तों सोहेल की माँ और मालिनी की माँ की बातों से हमें कुछ बातें पता चलती है। दरअसल दोस्तों कुछ साल पहले मालिनी के फादर की बहुत ही ज्यादा तबीयत बिगड़ चुकी थी और उनके ऑपरेशन के लिए 20,000 रुपए चाहिए थे। मालिनी की माँ सोहेल के पिताजी रिजवान के पास मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर ये रिजवान बहुत ही हरामी निकलता है। यहाँ पर रिजवान मौके का फायदा उठाता है और मालिनी के साथ कांड करता है और ये सब कुछ सोहेल की माँ की आंखों के सामने ही होता है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि मालिनी और कोई नहीं बल्कि सोहेल की बहन होती है और इसलिए मालिनी की माँ सोहेल और मालिनी को एक दूसरे से शादी करने के लिए मना कर रही थी। अब ये बात सोहेल और मालिनी को भी पता चल जाती है और दूसरे ही दिन मालिनी की माँ अपनी बेटी को लेकर वहां से दूर चली जाती है और यहाँ पर सोहेल दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर वर्षा के बारे में बात करें तो वर्षा अपने बेवड़े पति राजेश को पुलिस वालों के हवाले कर देती है और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। उसी वक्त शंकर वर्षा के पास आकर कहता है कि मैं दोबारा से दुबई जा रहा हूँ और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शंकर की पत्नी सुहाना प्रेग्नेंट होती है। शंकर ने सोचा था कि अगर उसको बेटी पैदा हुई तो वो उसका नाम वर्षा रखेगा और उसी तरह वर्षा ने भी अपने बेटे का नाम शंकर रखा था। उसके बाद फ्लोरी के बारे में बात करें तो फ्लोरी ने अपना मकान वर्षा के नाम पर कर दिया और वो अपने नेटिव गोवा चली गई। मतलब कि फ्लोरी ने अपना मकान ऐसे ही वर्षा के नाम पर कर दिया फ्री में। और यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि उस बेडरूम में जो फ्लोरिंग का काम बाकी था यानी कि वो गड्ढा मौजूद था, उस गड्ढे में फ्लोरी ने विलास की लाश को दफना दिया। और दोस्तों फाइनली यहाँ पर उस मोहल्ले की बहुत ही सुंदर लड़की लीला व्हील चेयर पर बैठकर हमें ये कहानी सुना रही होती है और इससे भी आगे लीला हमें एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट बताती है। दरअसल दोस्तों उस चौल में सोहेल का दुकान तो होता है, लेकिन यहाँ पर सोहेल और मालिनी जीएफ बीएफ नहीं होते। मालिनी यहाँ पर एमबीए कर रही होती है और वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त होते हैं। और वर्षा और राजेश के बारे में हमें पता चलता है कि यहाँ पर राजेश पियक्कड़ नहीं होता बल्कि वर्षा ही बार बार राजेश को डांटती रहती है। राजेश तो बेचारा भीगी बिल्ली की तरह उसकी बातें सुनता रहता है। और उसी तरह फ्लोरी और कोई नहीं बल्कि लीला की माँ होती है और फिलहाल वो यहाँ पर लीला को अस्पताल ले जा रही होती है। वो पुलिस वाला गणपत और कोई नहीं बल्कि पोस्टर पर लगा हुआ सेक्स डॉक्टर होता है। और उसी तरह शंकर कोई दुबई में जॉब नहीं करता बल्कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है। मतलब कि दोस्तों लीला ने अपने चौल में रहने वाले कैरेक्टर्स का किरदार बदलकर हमको एक नई कहानी सुनाई। लीला एक राइटर होती है और वो हर चेहरे में और हर एक कैरेक्टर में अपनी नई कहानी ढूंढती रहती है और इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ट्विस्ट और टर्न से भरी ये धमाकेदार मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।